19 मार्च को कई B-2 स्पिरिट बमवर्षक विमानों ने अंधेरे की आड़ में मध्य पूर्व की ओर उड़ान भरी। कई तरह की स्टील्थ और लड़ाकू प्रणालियों से लैस इन विमानों ने न केवल बम गिराए बल्कि संदेश भी भेजे। हालांकि आपको पता था कि उनका निशाना हूती थे, लेकिन आपने यह उम्मीद नहीं की थी कि मिशन इस तरह खत्म होगा। यमन के ऊपर उड़ान भरने के लिए पर्याप्त ईंधन सुनिश्चित करने के लिए ईंधन भरने के बाद B-2 बमवर्षक विमान एक सावधानी पूर्वक निगरानी वाले उड़ान पथ में प्रवेश कर गए, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। इन हवाई पथों को नो स्ट्राइक जोन कहा जाता है और ये बमबारी अभियानों के दौरान दुश्मन के विमानों पर आकस्मिक हमलों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपने यमन अभियान पर नजर रखी है तो आप जानते होंगे कि इस क्षेत्र के ऊपर का हवाई क्षेत्र बेहद भीड़ भाड़ वाला है। अमेरिकी नौसेना का FA-18 सुपर हॉर्नेट विमान, EA-18G ग्रोलर विमान, अमेरिकी वायुसेना का F-35C स्टील्थ लड़ाकू विमान, अमेरिकी वायुसेना का F-15E स्ट्राइक ईगल विमान, B-1B लांसर या B-52H बमवर्षक, स्ट्रेटोफोर्ट्रेस बमवर्षक, ऑन एवर प्रेजेंट MQ-9 रीपर ड्रोन, ये सभी यमन के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। किसी भी समय आसमान युद्ध क्षेत्र जैसा नहीं बल्कि व्यस्त समय के यातायात जैसा लगता है, लेकिन दांव बहुत ऊंचे हैं और किसी भी गलती के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इतने सारे प्लेटफॉर्म एक साथ ओवरलैपिंग मिशनों पर काम कर रहे हैं। नजदीकी हवाई सहायता, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, खुफिया निगरानी और टोही, रणनीतिक बमबारी और सटीक हमले। यमन में हवाई अभियान आकाश में एक सैन्य बैले बन गया है। प्रत्येक विमान के अपने हवाई गलियारे, ऊंचाई इकाइयां, मौसम संबंधी खिड़कियां और संचार प्रोटोकॉल हैं, जिन्हें E-3 सेंट्री और नौसेना के E-2D हॉकाई जैसे ऑनबोर्ड कमांड और नियंत्रण प्रणालियों द्वारा एक दूसरे से सावधानी पूर्वक अलग किया गया है। ये हवाई यातायात नियंत्रक अनिवार्य रूप से युद्ध क्षेत्र में हवाई यातायात नियंत्रक होते हैं, जिनका काम मिशन की सफलता सुनिश्चित करते हुए बहुमिशन विमानों के बीच टकराव को रोकना होता है। इस जटिलता के बीच अमेरिकी वायुसेना का मुकुट रत्न B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर उभरता है। जब B-2 उड़ान भरता है तो बाकी सब कुछ पृष्ठभूमि में चला जाता है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यह असुरक्षित है, बल्कि इसलिए है क्योंकि इसका मिशन इतना महत्वपूर्ण और गोपनीय है कि इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इसके बम अक्सर सटीक निर्देशित बंकर बस्टर बम होते हैं या प्रमुख रणनीतिक लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए पेलोड होते हैं। ये रेडियो साइलेंस में उड़ान भरता है, क्रूर बल या संतृप्ति के बजाय स्टील्थ और टाइमिंग पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि युद्ध के मैदान में सभी को मिशन को खतरे में डालने से बचने के लिए या इससे भी बदतर गलती से मित्रतापूर्ण गोलीबारी का निशाना बनने से बचने के लिए एक सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए। नियम सरल हैं। B-2 को रनवे पर ही रहना होगा तथा अन्य सभी विमानों को रास्ते से हट जाना होगा। यह पागलपन नहीं बल्कि एक प्रक्रियागत जरूरत है। यमन के ऊपर हवाई क्षेत्र का घनत्व और गति आपसी विनाश के जोखिम को नाटकीय रूप से बढ़ा देते हैं। दर्जनों विमान खंडित युद्ध क्षेत्र में कई लक्ष्यों पर हमला करते हैं, जिनमें हूथी मिसाइल डिपो, रडार स्टेशन, विमानरोधी मिसाइल अड्डे और मोबाइल रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं। नेटवर्क निर्देशांकों की 1 मिनट की भी गड़बड़ी या गलत व्याख्या के परिणाम स्वरूप किसी मित्र विशेष बल इकाई पर संयुक्त प्रत्यक्ष हमला करने वाला गोला बारूद गिराया जा सकता है या ड्रोनों का एक झुंड किसी झूठे सिग्नल को रोक सकता है। यह कोई नई बात नहीं है। सीरिया में युद्ध के कोहरे के कारण कई बार बाल बाल बच गए हैं। एक बार एक रूसी Su-35 ने एक अमेरिकी F-22 को रोक लिया। दूसरे मामले में एक नाटो ड्रोन एक मानवयुक्त हमलावर समूह के कुछ मीटर के दायरे में आ गया और फारस की खाड़ी में अमेरिकी और अमीराती विमानों के बीच अनजाने में रडार संपर्क हो गया। यह सर्वविदित है कि भीड़ भाड़ वाले युद्ध क्षेत्र में किसी भी गलती के न केवल विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं। इसी वजह से वायुसेना के कमांडर और मिशन प्लानर विवाद निवारण समय और युद्ध क्षेत्र प्रबंधन में व्यस्त रहते हैं। हर हमले का पूर्वाभ्यास किया जाता है, उसका अनुकरण किया जाता है और उसे एक डिजिटल मानचित्र पर अंकित किया जाता है। हर विमान को अत्यंत सटीकता से टैग किया जाता है, ट्रैक किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन इस अत्यधिक सुव्यवस्थित समन्वय के बावजूद त्रुटि की संभावना बनी रहती है, क्योंकि यमन सिर्फ एक युद्ध क्षेत्र नहीं है, यह एक परस्पर जुड़ा हुआ युद्ध क्षेत्र है जो लक्ष्यों, आक्रामक वायु रक्षा प्रणालियों, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा प्रशिक्षित मोबाइल इकाइयों और मोबाइल हूथी मिसाइल प्लेटफॉर्मों से भरा है। इसके अलावा गुप्त ईरानी ड्रोन समर्थन और लाल सागर में जहाजों पर यमन की रुक रुक कर होने वाली मिसाइलों के हमले भी जोड़ दें तो अराजकता का एक नया दौर शुरू हो जाता है। असली चुनौती सिर्फ लक्ष्य को भेदना नहीं है, बल्कि किसी और को भेदे बिना लक्ष्य को भेदना है। इस युद्ध क्षेत्र में मारक क्षमता केवल आधी लड़ाई है, बाकी आधी लड़ाई समन्वय की है। विमानों, उपग्रहों, कमांड सेंटरों और जमीनी नियंत्रकों के बीच अदृश्य अंतरक्रिया, यही एक आधुनिक तकनीकी रूप से उन्नत युद्ध मशीन को केवल क्रूर बल प्रदर्शन से अलग करती है। इस कारण से अमेरिकी वायुसेना की भारी शक्ति के बावजूद
सुर्खियां विमान दुर्घटनाओं या संयुक्त प्रत्यक्ष आक्रमण युद्ध अभ्यासों के बारे में नहीं, बल्कि अमेरिकी सेना की सटीकता, उसकी हवाई श्रेष्ठता और केवल विनाश करने के लिए नहीं, बल्कि अनुशासित तरीके से गहन हवाई संचालन करने की उसकी क्षमता के बारे में चर्चा करती है। क्योंकि ऐसे भीड़ भरे आकाश में सच्ची जीत इतिहास बने बिना बच निकलना है। सौभाग्य से अमेरिकी हवाई यातायात नियंत्रकों ने तुरंत हवाई क्षेत्र खाली करा लिया और B-2 को स्वतंत्र रूप से उड़ान भरने की अनुमति दे दी। हवाई हमलों की पहली लहर स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 2 बजे सादक प्रांत पर पहुंची। कमांड सेंटर, विमान रोधी बैटरियां और मजबूत संचार बंकरों सहित 10 ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। हमले के दौरान ट्रूमैन F-18 विमानों ने हॉर्नेट स्क्वाड्रन को ध्वस्त करने और हूतियों को पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए नकली GPS निर्देशित बमबारी की। उसी समय 2 B-2 बमवर्षकों ने एक अन्य लक्ष्य पर हमला किया। 15,000 मीटर की दूरी से B-2 विमानों ने अतिरिक्त 900 किलोग्राम 2,000 पाउंड के GBU-31 GDAM GPS निर्देशित बम गिराए, जो लक्ष्य से 3 मीटर की दूरी पर गिरे। संयुक्त प्रत्यक्ष आक्रमण युद्ध सामग्री JDAM का चुनाव बेतरतीब नहीं था। ये सुविधाएं सुदृढ़ थीं, लेकिन इन्हें जमीन पर रखा गया था, जिससे GBU-31 को कंक्रीट में घुसने और विस्फोट करने के लिए आदर्श परिस्थितियां मिली। ईरान द्वारा आपूर्ति किए गए GPS जैमर भी जड़त्वीय मार्गदर्शन प्रणालियों के साथ बेकार साबित होते। इसकी वजह यह है कि हूती इसका अनुमान नहीं लगा सकते थे। B-2 को मूल रूप से एक ही उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया था, परमाणु युद्ध को रोकना। B-2 घोस्ट इतनी कुशलता से डिजाइन किया गया है कि यह दुनिया में कहीं भी दुश्मन की सुरक्षा को भेद सकता है, विनाशकारी हथियार पहुंचा सकता है और दुश्मन को कुछ पता चलने से पहले ही भाग सकता है। यह 4 शक्तिशाली जनरल इलेक्ट्रिक F-18 GE-100 टर्बोफैन इंजनों द्वारा संभव हुआ है। प्रत्येक इंजन 700-800 किलोग्राम का थ्रस्ट उत्पन्न करता है, जिससे इस विशाल बमवर्षक को पूरी शक्ति पर कुल 30,000 किलोग्राम का थ्रस्ट प्राप्त होता है। यह B-2 को 8,000 किमी घंटा 620 मील प्रति घंटे तक की उच्च सबसोनिक गति से उड़ान भरने और 15,000 मीटर 50,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। इस वजह से यह हूथियों सहित ज्यादातर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों की पहुंच से बाहर है। हालांकि इसकी स्टील्थ क्षमता सिर्फ चतुराईपूर्ण डिजाइन का नतीजा नहीं है, यह विज्ञान और सैन्य सटीकता के बेहतरीन मेल का नतीजा है। विमानन में रडार क्रॉस सेक्शन RCS किसी विमान के आकार को दर्शाता है, जैसा कि वह रडार पर दिखाई देता है। RCS जितना ज्यादा होगा, उसका पता लगाने और पकड़ने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। इस मिशन में शामिल बमवर्षकों के लिए RCS केवल 0.1 वर्ग मीटर है, जो एक पक्षी के आकार से भी छोटा है। F-15 की तुलना में यह लगभग 250 गुना छोटा है। इतनी कम RCS हासिल करने की इसकी क्षमता काफी हद तक इसके आकार के कारण है। अगर आप इस B-2 को उड़ान भरते हुए देखेंगे तो आपको इसके चिकने गोल किनारे नजर आएंगे। इससे B-2 दुश्मन की रडार ऊर्जा को 60 से 90 डिग्री के कोण पर विक्षेपित कर सकता है। चूंकि रडार को परावर्तित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे लगता है कि वहां कुछ भी नहीं है, जबकि वास्तव में B-2 सीधे रडार की ओर उड़ रहा होता है। हालांकि चिकने किनारे ही दुश्मन के रडार विकिरण को विक्षेपित करने का एकमात्र तरीका नहीं है। यह पूरी तरह से छलावरण से ढका हुआ है, जो इसे हूती रडार से बचाता है। अगर आप B-2 को देखें तो आप पाएंगे कि यह काले रंग से ढका हुआ है। हालांकि काला रंग रात में छलावरण में मदद करता है, लेकिन यही वह रंग है जो असली राज छुपाता है। याद रखें, यह वह पेंट नहीं है जो आप अपने स्थानीय शेरविन विलियम्स स्टोर से खरीद सकते हैं। B-2 की बाहरी कोटिंग एक अतिगुप्त मिश्रित सामग्री है, जिसे एक विशेष स्टील बॉल के आकार की कोटिंग के साथ मिलाया गया है। इन दोनों सामग्रियों का संयोजन B-2 को दुश्मन की रडार तरंगों का 80% तक अवशोषित करने में सक्षम बनाता है। अगर हूती B-2 की प्रतिध्वनि पकड़ भी लेते, जो उन्होंने पकड़ी भी, तो भी वह प्रतिध्वनि इतनी कमजोर होती कि वह किसी शक्तिशाली हथियार की बजाय किसी पक्षी या बादल जैसी लगती। लेकिन अगर ईरान या रूस ने भी हूतियों को अपना सबसे बेहतरीन हवाई खोजी रडार मुहैया कराने का फैसला किया होता, तो भी उस सुबह उसका कोई फायदा नहीं होता। हालांकि हूती रडार ऑपरेटर आसमान पर बारीकी से नजर रख रहे थे, फिर भी उन्होंने B-2 को आते हुए नहीं देखा। भले ही यह पिछले हमलों में निष्क्रिय न हुआ हो, इसका रडार, जो सोवियत निर्मित P-18 स्पूनरेस्ट या ईरानी कादिर हो सकता है, एक लंबी दूरी का रडार है जो L बैंड नामक आवृत्ति रेंज में काम करता है। L बैंड 1.2 गीगाहर्ट्ज रेंज में काम करने वाले रडार को संदर्भित करता है और समुद्र में हूथी जहाजों का पता लगाने के लिए उपयोगी होने के बावजूद यह B-2 जैसे स्टील्थ विमानों के खिलाफ अप्रभावी है। एक स्टील्थ विमान सुई में एक विशाल मछली पकड़ने वाले जाल को डालने जैसा है। B-2 को इस निर्देशित ऊर्जा तरंग दैर्ध्य का 80% तक अवशोषित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है और अवशोषित न होने वाली ऊर्जा एक कोण पर बिखर जाती है।
इसका मतलब है कि हूथी लड़ाकों को विमान की मौजूदगी का तब तक पता नहीं चलता जब तक कि उनके स्थान पर बम फटने न लगें। जैसे ही B-2 बमवर्षक विमानों ने और ज्यादा ठिकानों पर हमला किया, हूती ठिकानों को खाली कराने में मदद के लिए ट्रूमैन F-18 विमानों का एक नया जत्था पहुंच गया। अमेरिकी नौसेना के विमानों ने सादा के आसपास एक दर्जन से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया, जिनमें संचार टावर और युद्ध क्षेत्र में हूती सेना को आदेश भेजने वाले ट्रांसमीटर भी शामिल थे। इस बार B-2 विमानों ने दूसरा हमला किया और लगभग 260 फीट के विस्फोट दायरे वाले 500 पाउंड के GBU-38 JDAM बमों की बौछार की। 900 किलोग्राम वजन वाला यह बम उस सुबह गिराए गए बम से लगभग 10 गुना छोटा था। हालांकि यह आम लोगों के घरों और व्यवसायों को ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना दुश्मन के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए आदर्श था। जैसे ही बम गिरे, B-2 विमान मुड़ गए और अगले लक्ष्य की ओर बढ़ गए। भीषण हवाई हमलों के बावजूद हूतियों ने पूरी सुबह एक भी गोली नहीं चलाई। इस चतुर डिजाइन की बदौलत चेतावनी दिए जाने से पहले ही ये जगहें गायब हो गईं। क्या आपको वो इंजन याद हैं जिनका जिक्र हमने पहले किया था? अगर आप ऐसे लड़ाकू विमान को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके धुएं से बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है। यह ऊष्मा उन्नत राडारों को इंफ्रारेड सिग्नल का पता लगाने और अग्नि नियंत्रण प्रणालियों के लिए आवश्यक सटीकता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। दुश्मनों को इंफ्रारेड विकिरण का पता लगाने से रोकने के लिए इंजीनियरों ने इस अभिनव अवधारणा का उपयोग करके B-2 बमवर्षक के इंफ्रारेड सिग्नल को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इस क्रॉस सेक्शन को देखकर यह स्पष्ट है कि डिजाइनरों ने इंजन को धड़ के अंदर गहराई में लगाया था। इंजन चालू होने पर B-2 के निकास गैसों को विशेष रूप से डिजाइन किए गए नलिकाओं के माध्यम से निर्देशित किया जाता है ताकि वे बाहर निकलने से पहले ही बिखर जाएं। इससे B-2 की अवरक्त परावर्तकता एक पारंपरिक लड़ाकू विमान की तुलना में केवल 20% रह जाती है। हालांकि अगर कोई दुश्मन B-2 पर सफलतापूर्वक हमला भी कर दे तो भी ये रक्षात्मक उपाय उसके दीर्घकालिक अस्तित्व की गारंटी नहीं देंगे। उस सुबह B-2 विमानों ने अपनी शेष सेना को अमरान प्रांत में 8 और स्थानों पर तैनात कर दिया। इस बार B-2 विमानों ने नौसेना के E-2D हॉकाई विमानों के साथ मिलकर काम किया और सक्रिय रडार की आवश्यकता के बिना हवाई क्षेत्र का त्रिआयामी दृश्य बनाए रखने के लिए एक साझा सामरिक डेटा लिंक का उपयोग किया। पसंदीदा हथियार GBU-31 JDAM ही रहा, लेकिन इसकी सीमा को एक टैंक रोधी वॉरहेड से बढ़ाया जा सकता था। क्यों? खुफिया जानकारी बताती है कि ये भूमिगत डेटा केंद्र थे जिन्हें जमीन के नीचे गाड़कर नागरिक ढांचे के रूप में छिपाया गया था। ये बम 15,000 मीटर की ऊंचाई से गिराए गए थे और फटने से पहले 40 सेकंड से ज्यादा समय तक स्वतंत्र रूप से गिरते रहे। भूकंप के समय ये बमवर्षक 80 किलोमीटर दूर उड़ रहे थे। F-18 कभी पास नहीं आया, यह जानबूझकर किया गया था। हवाई क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिह्नित है। B-2 बमवर्षक विमान एक्समान ऊंचाई और गति पर उड़ान भरते थे, जबकि ट्रूमैन लड़ाकू विमानों ने लक्ष्य के चारों ओर 48 किलोमीटर 30 मील का नो फ्लाई जोन बनाए रखा। मित्र देशों के विमानों को कोई खतरा नहीं था। इस गुप्त तकनीक की बदौलत लैंडिंग का समय सटीक रहा। हालांकि तस्वीर में नहीं दिखाया गया है, B-2 पूरी तरह से अपने धड़ में लगे लेजर चेतावनी रिसीवर और रडार से लैस है। इससे दुश्मन द्वारा पता लगाए जा सकने वाले सक्रिय विकिरण उत्सर्जित किए बिना व्यापक स्थितिजन्य जागरूकता संभव हो जाती है। इन निष्क्रिय रक्षा प्रणालियों के अलावा B-2 अमेरिकी कमांड और नियंत्रण प्रणाली के साथ पूरी तरह से एकीकृत है। विमान उपग्रह लिंक के माध्यम से हवाई लक्ष्यों का लाइव डेटा प्राप्त कर सकता है, सुरक्षित UHF, VHF और HF चैनलों पर मिशन की जानकारी प्रसारित कर सकता है और उड़ान के दौरान लिंक 16 तकनीकी डेटा नेटवर्क से जुड़ सकता है। विमान एक अति गोपनीय रक्षा प्रणाली से भी लैस है जो पूरे स्पेक्ट्रम में विद्युत चुंबकीय गतिविधि पर नजर रखती है। यदि दुश्मन का रडार किसी लक्ष्य का पता लगा लेता है तो यह प्रणाली चालक दल को सचेत करती है और रक्षात्मक कार्रवाई करने की सलाह देती है, जैसे कि ऊंचाई या दिशा बदलना या दुश्मन के खोज गलियारों से बचना। हॉटीज के लिए और भी बुरी बात, ये राक्षस अभी भी भारी नुकसान पहुंचाते हैं। प्रत्येक B-2 विमान अपने आंतरिक बम्बे में, जो धड़ के नीचे 2 डिब्बों में स्थित है, 18 टन तक आयुध ले जा सकता है। संभावित पेलोड में 16,900 किलोग्राम JDM बम, 80-2 किलोग्राम MK पेस्टी बम या 14 टन GBU-57 एंटी टैंक बम शामिल हैं। पारंपरिक हथियारों के अलावा B-2 B-61 या B-83 गुरुत्वाकर्षण परिवर्तनशील बम भी ले जा सकता है। हॉटीज के लिए खुशकिस्मती की बात है कि युद्ध अभी तक परमाणु हथियारों तक नहीं पहुंचा है, लेकिन फिलहाल ट्रंप प्रशासन बिना किसी सीमा रेखा को पार किए परमाणु हथियारों के इतने ही करीब पहुंच सकता है। B-2 बमवर्षकों ने अपने बचे हुए आखिरी हथियारों से द्वितीयक लक्ष्यों पर हमला पूरा कर लिया। जब एयरबेस खाली हो गया तो B-2 बमवर्षकों को एहसास हुआ कि अब वापस लौटने का समय आ गया है। उसी रास्ते से लौटने के बजाय वे दाएं मुड़ गए और सीधे हिंद महासागर के मध्य की ओर बढ़ गए। लेकिन ये 2 विशाल बमवर्षक विमान इतनी दुर्गम जगह पर क्या कर रहे थे?
यहीं यमन से लगभग 4000 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में डिएगो गार्सिया का गुप्त सैन्य अड्डा स्थित है, जो अमेरिकी शक्ति का एक स्तंभ है और जिसकी 50 से भी ज्यादा सालों से भारी उपेक्षा की गई है। इसकी दुर्गमता इसे जिज्ञासु निगाहों से बचने और सही समय पर जहाजों और विमानों की उड़ान देखने के लिए एक आदर्श जगह बनाती है। लेकिन यह सबको रोक नहीं सकता। 19 मार्च के हमले के बाद के दिनों में उपग्रह चित्रों और टोही विमानों ने असामान्य गतिविधियां दिखानी शुरू कर दी। B-2 बमवर्षक विमान मिसौरी स्थित फाइटमैन एयरफोर्स बेस के अपने मुख्य अड्डे से दूर रनवे पर देखे गए। हालांकि इस वीडियो के प्रकाशन के समय तक पेंटागन ने इन रिपोर्टों की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन उपग्रह चित्रों में द्वीप पर 6 B-2 बमवर्षक विमान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। यह क्रांतिकारी साबित हुआ। डिएगो गार्सिया कोई साधारण अड्डा नहीं था, बल्कि एक परिष्कृत लंबी दूरी का प्रक्षेपण मंच था जिसे निरंतर आक्रामक अभियानों के लिए डिजाइन किया गया था। यह शहर यमन से लगभग 3000 किलोमीटर दूर स्थित है, जो इसे मध्य पूर्व, पूर्वी अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों से दूर बनाता है। वहां से एक B-2 बमवर्षक विमान लगभग 5 घंटे में यमन पहुंच सकता है। वहीं मिसौरी से मध्य पूर्व तक की उड़ान में 12 घंटे लगते हैं। इसका मतलब है कि मिसौरी से एक सामान्य लंबी दूरी का मिशन लगभग 24 घंटे तक चलता है और इसके लिए कम से कम 4 बार हवाई ईंधन भरने की आवश्यकता होती है, जिसमें बमवर्षक विमानों को हर 6 घंटे में ईंधन भरना होता है। हालांकि डिएगो गार्सिया कोई अस्थायी अड्डा नहीं है। अपने 12,000 फुट लंबे रनवे और मजबूत आश्रयों के साथ यह अड्डा महीनों तक B-2 मिशन की सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है। अगर B-2 विमानों को वास्तव में तैनात किया जाता है, भले ही अस्थायी रूप से, तो ये इस बात का संकेत होगा कि पेंटागन केवल अलग अलग अभियानों के लिए नहीं, बल्कि निरंतर सटीक हमलों के लिए तैयारी कर रहा है। इससे अधिक लचीलापन, मिशनों की आवृत्ति में वृद्धि और चालक दल की थकान में कमी आएगी। इसका अर्थ यह भी होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका अधिक बार तैनाती कर सकेगा, उभरते खतरों पर अधिक तेजी से प्रतिक्रिया दे सकेगा और एक ऐसी परिचालन गति बनाए रख सकेगा जिससे विरोधियों के निर्णय लेने के चक्र कम हो जाएंगे। राजनीतिक दृष्टिकोण से डिएगो गार्सिया B-2 की तैनाती एक महत्वपूर्ण खबर है। अमेरिका ने अपना सबसे उन्नत और गोपनीय रणनीतिक बमवर्षक यूं ही नहीं भेजा था। जब B-2 स्पिरिट हिंद महासागर के इस सुदूर प्रवाल द्वीप पर दिखाई दिया, तो यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था, यह शक्ति प्रदर्शन था। यह एक शक्तिशाली उपस्थिति थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने बिना कुछ कहे एक स्पष्ट संदेश दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने सामरिक संसाधनों को तब तक शायद ही कभी जुटाता है जब तक कि भू राजनीतिक स्थिति एक महत्वपूर्ण सीमा तक न पहुंच जाए। अस्थिरता की एक ऐसी सीमा जिसके लिए बड़े पैमाने पर शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता हो। B-2 बमवर्षक कोई सामरिक हथियार नहीं है, यह निवारण का प्रतीक है, युद्ध को बढ़ाने का एक साधन है और आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त राज्य अमेरिका के वैश्विक आक्रमण का सबसे शक्तिशाली हथियार है। दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया। B-2 पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के हथियारों को सटीकता, चुपके से और बिना किसी चेतावनी के गिराने में सक्षम है। इसकी तैनाती कभी भी नियमित नहीं होती, यह जानबूझकर की जाती है। डिएगो गार्सिया एक दूरस्थ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अड्डा इस मिशन के लिए आदर्श है। महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका से हजारों मील दूर, फिर भी मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, पूर्वी अफ्रीका और हिंद प्रशांत क्षेत्र से दूर स्थित यह अमेरिकी शक्ति निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब B-2 बमवर्षक विमान पहुंचे तो उनका लक्ष्य केवल एक पक्ष को रोकना नहीं था, बल्कि कई ऑपरेशन थिएटरों में कई विरोधियों को परास्त करना था। लेकिन इस कार्यान्वयन को और भी महत्वपूर्ण बनाने वाली बात यह है कि मैंने यह सब चुपचाप हुआ, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, प्रशांत वायु सेना या अमेरिकी केंद्रीय कमान के किसी आधिकारिक बयान के बिना। बस उपग्रह चित्र, अपुष्ट निष्कर्ष और खुफिया समुदाय में तेजी से फैली अफवाहें। यह चुप्पी आकस्मिक नहीं थी, यह जानबूझकर की गई थी। सैन्य संकेतों में खामोशी शोर से ज्यादा जोर से बोलती है। आधिकारिक टिप्पणी का अभाव वॉशिंगटन को संभावित खंडन में संलग्न होने का अवसर देता है, जबकि विरोधी अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इससे अनिश्चितता पैदा होती है और अनिश्चितता एक शक्तिशाली निवारक है। उदाहरण के लिए, ईरान को डर है कि अमेरिकी सेना, सहयोगियों या फारस की खाड़ी में समुद्री मार्गों पर किसी भी हमले का जवाब किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से विनाशकारी प्रहार से दिया जा सकता है जिसे अचानक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। चीन के लिए यह दक्षिण चीन सागर में रणनीतिक गणनाओं को जटिल बनाता है, जहां पास में B-2 बमवर्षकों की उपस्थिति संकेत दे सकती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पहले हमले की स्थिति में उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर हमला करने के लिए तैयार है। रूस के लिए यह एक और संकेत है कि यूक्रेन में बाधाओं के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी स्वतंत्रता और वैश्विक स्तर पर शक्ति प्रदर्शन की क्षमता बनाए रखता है। इस प्रकार की लामबंदी अमेरिका के सहयोगियों और साझेदारों के लिए भी मूल्यवान है। डिएगो गार्सिया में B-2 बमवर्षकों की चुपचाप तैनाती खाड़ी देशों,
भारत और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया को भी आश्वस्त करती है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की ओर अपने रणनीतिक बदलाव के बावजूद अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। यह देशों को याद दिलाता है कि अमेरिका केवल सैद्धांतिक रूप से ही नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप करने के भौतिक साधनों के साथ भी प्रतिरोध के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे समय में जब क्षेत्र में कई लोग वॉशिंगटन के संकल्प पर सवाल उठा रहे हैं, अराजक वापसी, बदलती लाल रेखाओं और घरेलू राजनीतिक उथल-पुथल के बाद यह शांत, यद्यपि महत्वपूर्ण इशारा इसे विश्वसनीयता प्रदान करता है। रणनीतिक रूप से B-2 बमवर्षकों की तैनाती एक व्यापक पुनर्गठन का हिस्सा हो सकती है। लाल सागर में बढ़ते तनाव, हूथी मिसाइल हमलों से नौवहन मार्गों पर खतरा, इराक और सीरिया के तथाकथित भूमि पुल के पार ईरानी हथियारों की खेप और लेबनान और यहां तक कि फारस की खाड़ी में व्यापक संघर्ष के जारी खतरे के बीच डिएगो गार्सिया के पास B-2 बमवर्षकों की तैनाती एक आश्चर्य का विषय होगी। यह विरोधियों को संकेत देगा, हम सिर्फ देख नहीं रहे, हम तैयार हैं और कोई नहीं जानता कि हम कब जवाब देंगे। सैद्धांतिक रूप से B-2 में चुपके, गति और सटीकता का अद्भुत संगम है। इसकी उपस्थिति बिना कोई गोली चलाए रणनीतिक संतुलन बदल देती है। वाहक आधारित हमलावर समूहों के विपरीत, जिन्हें खुले स्रोतों से प्राप्त खुफिया जानकारी के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है और जिन्हें अक्सर कूटनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, B-2 चुपके से काम करता है। यह बिना किसी को दिखाई दिए केवल हमले के समय ही पकड़ा जाता है। डिएगो गार्सिया को निशाना बनाकर संयुक्त राज्य अमेरिका दुश्मन के इलाके में सेना पहुंचाने और एक ही निर्णायक हमले में रक्षा और कमान संरचनाओं को भेदने की क्षमता रखता है। समस्या केवल मारक क्षमता की ही नहीं है, बल्कि रिपोर्टिंग रणनीति। 21वीं सदी की सूचना जगत में अमेरिका समझता है कि मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सैन्य श्रेष्ठता। गुप्त रणनीतिक बम वर्षक तैनात करके अमेरिका अपने विरोधियों को यह पूछने पर मजबूर करता है, क्या वे ईरान का साथ देंगे, यमन का, हॉर्मुज जलडमरू मध्य का या किसी और चीज का। यह अस्पष्टता विरोधी पक्ष को अपनी इकाइयां तैनात करने, अभियानों में देरी करने और अपने जोखिम स्तरों की पुनर्गणना करने के लिए मजबूर करती है। इससे बिना वास्तविक युद्ध के आक्रमण की लागत बढ़ जाती है। इस कदम के राष्ट्रीय निहितार्थ भी हैं। वॉशिंगटन, जिसे लगातार घरेलू और विदेशी दोनों तरह की राय का आकलन करना होता है, के लिए यह तैनाती देश को उस युद्ध में घसीटे बिना उसके संकल्प का प्रदर्शन करती है जो पहले से ही जनता के गुस्से को भड़का रहा है। यह कहने का एक तरीका है, हम अभी भी नियंत्रण में हैं, हमारे पास अभी भी विकल्प हैं। संक्षेप में, डिएगो गार्सिया में B-2 बमवर्षक भेजना केवल एक सैन्य निर्णय ही नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक निर्णय भी है। यह एक सोची समझी और सूक्ष्म पहल है जो दुनिया को दिखाती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास अभी भी निर्णायक कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति और संसाधन मौजूद हैं, भले ही उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाए। ऐसे समय में जब लाल रेखाओं का लगातार परीक्षण किया जा रहा है, यह संदेश किसी भी प्रेस विज्ञप्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हम जमीन पर मौजूद हैं और हमें संघर्ष के बढ़ने की उम्मीद नहीं है। हूतियों के लिए इसका मतलब है कि उनका बुनियादी ढांचा किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। ईरान के लिए यह एक चेतावनी है कि क्षेत्रीय अस्थिरता के रणनीतिक निहितार्थ होते हैं। क्षेत्र में अपने सहयोगियों के लिए यह दर्शाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका न केवल शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि अपनी गुप्तचर क्षमता, गति और सटीकता का भी प्रदर्शन कर रहा है। B-2 बमवर्षकों को सीधे डिएगो गार्सिया भेजा जा रहा है, भले ही आंशिक रूप से ही सही, लेकिन संघर्ष एक नए चरण में प्रवेश कर गया है जहां प्रतिक्रिया समय दिनों के बजाय घंटों में मापा जाता है। अमेरिका के दुश्मन अब यह अनुमान नहीं लगा सकते कि अगला हमला कब होगा। अलविदा।